हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का। हम लोग 2020 में पूछा गया सवाल देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का, और हम लोग सारा सब्जेक्टिव आंसर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो तब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई दो लिपियों के नाम लिखे। तो फर्स्ट में लिखिएगा ब्राह्मणी लिपि और दो में लिखिएगा खरस्ती लिपि। तो हम लोग 16 का देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना जाता है और मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, और मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। जबकि जो सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप से माना जाता है, मतलब साकार रूप से माना जाता है और उसका पूजा किया जाता है। समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो 18 में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ये दोनों को पॉइंट को याद कर लेना है। अब हम लोग ग्रुप सी देखते हैं। तो ग्रुप सी में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें, मतलब ये कैसे था वहाँ पर सब शहरी सभ्यता, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आंसर में लिखेगा कि सिंधु घाटी के नगर नियोजन के अनुसार बसे हुए थे, मतलब वहाँ नगर जैसा अनुसार नगर के अनुसार वहाँ बसे हुए थे। और पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि यहाँ सीधी और चौड़ी सड़कें बनी हुई थी, और यहाँ सीधा जो रोड था और चौड़ा बनी हुई थी। अब 2 नंबर में लिखिए कि मकान पक्की ईंटों से बने थे और कई मंजिला भी थी। कोई मंजिला मतलब 2 तल्ला 3 तल्ला, ये तब बड़ा बड़ा था। समझ में आ गया। और वहाँ पर पक्की ईंटों से ही घर बनाया जाता था। 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, मुझे आशा है कि आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिएगा कि नगरों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, मतलब जल निकासी, वहाँ पर जल निकालने का अच्छा सा व्यवस्था था। अब 4 नंबर में पूछा गया कि सार्वजनिक भवन जैसे ग्रेड बाथ और अनागार शहरी जीवन को दर्शाते थे। समझ में आ गया। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो 20 नंबर में पूछा गया था कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें अशोक को क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर में लिखिए कि कलिंग युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई, मतलब जाल माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। और पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि युद्ध के क्रूरता देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ, और युद्ध में बहुत सारे लोग मारा गया था, तो उसको देखकर अशोक को बहुत दया आ गया था। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखिए कि अशोक ने आगे युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया, और अशोक ने यह जो युद्ध देखा, तो इस युद्ध को देखने के बाद अशोक के मन में आया कि हम अब से युद्ध नहीं करेंगे, तो छोड़ने का वो निर्णय लिया। अब 3 पॉइंट में लिखिए कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कौन सा, आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है कि कलिंग युद्ध में अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया, तो उस समय आप लोगों को बौद्ध धर्म। तो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि इसी सब क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। और 4th नंबर में पूछा गया कि अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार प्रजा कल्याण पर दिया। अब हम लोग ने 20 नंबर देख चुके हैं। अब हम लोग 21 नंबर की ओर देखते हैं। तो 21 नंबर में पूछा गया था कि गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। गुप्त काल, तो सबसे पहले गुप्त काल यानी कि अभिलेख, शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली, लोह स्तंभ, लेख आदि से गुप्त शासकों की उपलब्धियां ज्ञात होती है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि सिक्के गुप्त शासकों के सोने चांदी के सिक्के से उनकी अर्थव्यवस्था और कला का ज्ञान मिलता है। और 2 नंबर में साहित्य, कालिदास की रचनाएं हो गया, जैसे पुराण, जैसे कि और अन्य ग्रंथ जैसे कि महाभारत, ये सब जो है तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन बताते हैं। अब 3 पॉइंट में लिखा है कि विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि चीनी यात्री जो फायान के लेखक से प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है। और 4 में पुरातात्विक अवशेष, जैसे कि पुरातात्विक यानी कि खोद करके मिला हुआ था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। तो उसी प्रकार ही जो खोजा गया है उसको ही पुरातात्विक अवशेष कहते हैं, जैसे कि मंदिर, मूर्तियां और भवन गुप्त काल की कला में स्थापत्य को दर्शाते हैं। तो हम लोग ने 2020 का हम लोग 21 क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी यानी कि भाग ग देखते हैं।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था, क्या पूछा गया था कि वर्ण, तो क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल-बरूनी के विवरण की परीक्षण कीजिए। जो अल-बरूनी जो थी, तो आंसर में लिखेगा कि अल-बरूनी ने लिखा कि भारतीय समाज 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। जो अल-बरूनी ने जो भारत आया था, तो भारत में क्या क्या देखा, तो ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा, वैश्य देखा, शूद्र देखा, ये सबको वो देखा और उसका विभाजित किया था। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि उसने बताया कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था जो था वो जन्म पर आधारित थी और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना कठिन था। 2 नंबर में कि अल-बरूनी के अनुसार समाज में उच्च नीच की भावना प्रचलित थी और शूद्रों की स्थिति कमजोर थी। पॉइंट नंबर 3 को उसने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न जातियों के बीच सामूहिक दूरी रखी जाती थी। और पॉइंट नंबर 4 कि अल-बरूनी ने वर्ण और जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना, लेकिन इसे समाज की प्रगति में बाधक भी बनाया। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर पूछा गया था कि कबीरदास की मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। जो कबीरदास जो थे उसका क्या क्या मुख्य उपदेश था, उसका वर्णन करना है। तो हम लोग को आंसर लिखना है कि कबीरदास ने ईश्वर को एक माना और उसे निराकार बताया। और कबीरदास जो थे वो ईश्वर को एक ही माना है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि उन्होंने मूर्ति पूजा और बाहरी अनवारों का विरोध किया था। पॉइंट नंबर 2 वो मूर्ति पूजा पर क्या किया था, तो विरोध किया था। और पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि कबीर ने जाति पाति के उच्च नीच का विरोध किया था। उसने कहा था कि जात पात उच्च नीच का हम लोग को विरोध करना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने सच्चे गुरु के महत्व पर बल दिया और उसने जो सच्चे गुरु जो थे उसके महत्व पर बल दिया। और पॉइंट नंबर 4 कि कबीरदास ने प्रेम और सत्य और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना। उसने कहा कि प्रेम और सत्य होना चाहिए और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। तो 24 में पूछा गया था कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां का वर्णन करें। तो कृष्णदेव राय जो थे उसका उपलब्धियों का हम लोग को वर्णन करना है। तो आप लोगों को लिखना होगा, क्या कैसा लिखना होगा कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाया। जो कृष्णदेव राय जो थे वो उसने जो राजनीतिक रूप से विजयनगर को एक बहुत शक्तिशाली बनाया। तो पॉइंट नंबर 1 उन्होंने शासन काल में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। हम्पी के मंदिर इसी समय बना। जो हम्पी में जो मंदिर बना था उसी समय बना था, जिस समय शासन काल में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 2 कि उन्होंने कृषि सिंचाई और व्यापार को बढ़ावा दिया। कृषि सिंचाई यानी कि कृषि करना, जैसे कि खेत में फसल उगाना, सिंचाई करना, और व्यापार को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। किसने दिया था, तो कृष्णदेव राय। पॉइंट नंबर 3 कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान और कवि थे। वो एक स्वयं विद्वान और कवि थे। उन्होंने अमुक्त मालया की रचना की। जो उसने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो अमुक्त मालया। तो देखो आप लोग सब्जेक्टिव देखिएगा तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 कि उन्होंने दरबार में अष्ट दिग्गज नामक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसने शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। तो हम लोग ने 24 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग सेक्शन सी देखते हैं, यानी कि भाग 3। तो भाग 3 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना करें। तो अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोष की हम लोग को विवेचना करना है। तो हम लोग को अस्थाई बंदोबस्त के पहले गुण लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि भूमि कर की राशि अस्थाई होने से किसानों को निश्चितता मिली। पॉइंट नंबर 2 कि सरकार को नियमित आय प्राप्त होने लगी अस्थाई बंदोबस्त से। 3 नंबर के जमींदारों की वो भूमि सुधार में रुचि बढ़ी और सिद्धांत रूप में। अस्थाई बंदोबस्त के दोष, इसमें क्या क्या दोष हुए, तो देखिए जमींदारों ने किसानों को शोषण किया। तो जमींदार जो थे वो किसानों का शोषण किया। कर ना चुका पाने पर किसानों की भूमि छीन गई, जिससे उनकी परिस्थिति खराब हो गई। और जमींदार जो लोग जो थे वो कर्ज नहीं दे पा रहे थे किसान जमींदारों को, तो उसका जो ज़मीन था वो जमींदार लूट लेते थे या छीन लेते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं कि काला शहर, यहाँ पर कल नहीं है, काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। काला शहर और गोरा शहर। तो आंसर में लिखिएगा कि काला शहर
आंसर में कैसे लिखना है कि जो काला शहर में भारतीय लोग रहते थे, जो काला शहर है वो भारत लोग, जहाँ पर काला शहर उसको हम लोग बोलते हैं, तो काला शहर में भारतीय लोग रहते थे, जबकि गोरा शहर में अंग्रेज और यूरोपीय रहते थे। देखो इसका डिफरेंस अच्छा समझ लीजिएगा, ठीक। तो फर्स्ट में दिया गया है कि काला शहर किले के बाहर बसा होता था, जो किले के बाहर जो बसा हुआ था वो काला शहर, जबकि गोरा शहर किले का छावनी के अंदर होता था। अब 2 नंबर में कि काला शहर में संकरी गलियां और कम सुविधाएं थी, जबकि गोरा शहर में चौड़ी सड़कें और अच्छी सुविधाएं थी। 3 नंबर कि काला शहर में साधारण मकान होते थे और गोरा शहर में बड़े बड़े मकान होते थे। समझ में आ गया। और पॉइंट नंबर 4 कि काला शहर व्यापार और श्रमिकों का क्षेत्र था, जबकि गोरा शहर प्रशासन और सुरक्षा का केंद्र था। अब हम लोग 27 की ओर देखते हैं। तो 27 में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में अफवाह की क्या भूमिका थी। अफवाह, तो आंसर में लिखा कि अफवाह फैली गई थी कि एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। समझ में आ गई कि कौन सा राइफल था, तो एनफील्ड राइफल। और यही अफवाह फैला हुआ था कि गाय और सुअर की चर्बी उस राइफल में लगी हुई थी। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि इससे सैनिकों को धार्मिक भावना आहत हुई। पॉइंट नंबर 2, यह अफवाह सैनिकों में असंतोष और अविश्वास फैलाने का कारण बनी। पॉइंट नंबर 3 कि लोगों में यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज धर्म नष्ट करना चाहते हैं। और 4 नंबर में कि इन अफवाहों ने विद्रोह को भड़काने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो देखिए कि आंसर में लिखिए कि अंग्रेजी शासन का असहयोग, सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेजों और अदालतों में भाग न लेना। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। 2 नंबर में सत्याग्रह और अहिंसक विरोध, शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना। 3 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, विदेशी स्कूल और कॉलेजों छोड़कर स्वदेशी शिक्षा को अपनाना। 4 नंबर के सार्वजनिक जागरूकता फैलाना और सब भाव और आंदोलन के माध्यम से देशवासियों को आंदोलन में जोड़ना। अब हम लोग 29 नंबर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करना है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोग शहरी जीवन में रहते थे और नगरीय को संगठित योजना थी। 2 नंबर में कि समाज में वर्ग विभाजन कम स्पष्ट था। ये सबको उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन हाँ यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है। और ये सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था को भी आप लोग ध्यान देना है। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक व्यवस्था, और उसके आर्थिक मतलब आय। तो वहाँ के जो लोग थे वो कृषि जो था उसका मुख्य पेशा था। गेहूं की फसल उगाते थे, जो चावल जैसी फसलें उगाए जाते थे। और व्यापार में और शिल्प विकसित थे। मिट्टी, धातु और वस्त्र बनाने का काम होता था। सिक्के के बजाय माप और वजन से व्यापार होता था सिक्कों। अब धार्मिक व्यवस्था, वहाँ पर धर्म के बारे में पूछा गया है। तो धार्मिक व्यवस्था था वहाँ के लोग जो ईश्वर की पूजा करते थे, यानी कि प्राकृतिक की पूजा करते थे। ईश्वर की पूजा में प्राकृतिक और मातृ देवी के महत्व दिया। 8 नंबर की मृत्यु और पालतू जानवर के धार्मिक कर्मकांड में शामिल थे। 7 नंबर की स्तंभ सांप्रदायिक और कर्मकांड पर आधारित धर्म प्रचलित था। अब हम लोग 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर में पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। तो भक्ति आंदोलन 2 प्रकार के होते हैं, सगुण भक्ति आंदोलन और निर्गुण भक्ति आंदोलन, ये याद रखना है। तो भक्ति आंदोलन में धर्म में सुधार किया, तो लोगों को सच्चे ईश्वर की भक्ति और आकर्षित किया। देखो पॉइंट नंबर 1 में लिया गया कि यह आंदोलन जाति पाति और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ था। जो भक्ति आंदोलन जो था वो जात पात से ये लेना देना नहीं था, ये सामाजिक भेदभाव के भी खिलाफ था। अब 2 नंबर में कि आम जनता के लिए धर्म और पूजा को सरल बनाया गया। जो आम जनता है उसके धर्म और पूजा के लिए सरल बनाया गया। इसके प्रभाव तो हिंदी, अवधी, ब्रज और लोक भाषाओं में साहित्य और काव्य का विकसित हुआ। 5 नंबर के समाज में समानता, प्रेम और मानवता की भावना बढ़ी। 6 नंबर के धार्मिक विचारों और सतत और अहिंसा भक्ति का प्रचुर हुआ।
तो हम लोग 31 नंबर की ओर देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। देखो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और हमको लगता है कि इसी साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनाना होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन छोटा बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए सैनिक कारण, तो नई जो सैनिक कारण जो थे वो नई राइफल एनफ्लिट की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जिससे सैनिकों का धार्मिक भावना आहत हो गया, जिससे कि सैनिकों को ये धार्मिक बहुत खराब लगा कि अब पॉइंट नंबर 1 के आर्थिक कारण, ये भारी कर और भूमि कब्जा किसानों और जमींदारों को प्रभावित कर रहा था। राजनीतिक कारण कि ब्रिटिश राज में पुरानों शासकों की सत्ता खत्म हो गई और राजपूतों, मोहम्मद शाह व अन्य शासकों में असंतोष बढ़ा। सामाजिक धार्मिक कारण कि ब्रिटिश नीतियों से हिंदू और मुसलमानों धर्म पर नियंत्रण पर प्रयास, जैसे मठ हो गया, मंदिर, धर्म स्थलों में हस्तक्षेप, ये सब गलत है। 4 नंबर की अफवाह और असंतोष, सेना और जनता में अफवाह के कारणों विद्रोह की आग बढ़ी। तो हम लोग ने 2020 का हम लोग ने सारा देख चुके हैं। तो आप लोगों को अब 2020 के बाद आप लोगों को किसका चाहिए इसी प्रकार सब्जेक्टिव वीडियो, आप लोग कमेंट करें। और इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा अंक दिलाने का मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।